Hello everyone, I am Sakshi Kaushik and welcome to Mind Review after a very long time. तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा डिले हो गया वीडियोस आने में बिकॉज आई वॉज अ लिटिल कॉट अप इन माई एग्ज़ाम्स. बट नाउ वी आर बैक विद आवर वीडियोस. तो 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उससे हम शुरू करेंगे. वी हैव कवर्ड चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एंड आई होप आप सबके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स थे बोर्ड के वो अच्छे गए होंगे. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ your experience was with the new pattern of examination and how your exam went about. So today we are going to begin with our chapter number 4, that is psychological disorders. तो ये वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे. अगेन वी आर गोइंग टू डू इट इन पार्ट्स. पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3. 3 पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे. And I am really sure that you will be able to understand it very nicely, very quickly. And इसके साथ के मैं notes भी provide करूँगी and notes will also be provided in parts. मैं सारे notes एक साथ नहीं provide करूँगी, otherwise you will get overwhelmed कि इतनी सारी information याद करनी है. तो आज की वीडियो में हम जितना पढ़ेंगे उतने ही नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. पूरा देखना है, समझना है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहना है, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो आपका चैप्टर है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है हाउ डू यू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी. ठीक है, एबनॉर्मैलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब जैसा कि ये वर्ड है एबनॉर्मल, है ना, तो ये वर्ड जो एबनॉर्मल है लिटरली तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल. बट हाउ डू वी डिफाइन नॉर्मल? हमें क्या पता कि कौन सी चीज़ नॉर्मल है और कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है? ये तो हमारी सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए जिसकी वजह से हम जज करते रहते हैं लोगों को कि भाई ये तो बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है, राइट? सो देयरफॉर डिफाइनिंग एबनॉर्मैलिटी इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क. तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने क्या किया, उन्होंने 4 Ds दिए जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि भाई एबनॉर्मैलिटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो हो नहीं सकती. जैसे मेंटल हेल्थ है उसकी एक डेफिनेशन है, WHO ने भी दे रखी है, राइट? बट एबनॉर्मैलिटी की कोई एक डेफिनेशन हो नहीं सकती. दैट इज वाई दे केम अप विद द 4 Ds विच आर डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर, विच अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मैलिटी. तो अब ध्यान से आपको सुनना है इन चारों का मतलब क्या होता है. तो डेविएंस इज बेसिकली समथिंग विच इज डिफरेंट, एक्सट्रीम और अनयूजुअल. तो हम बोलते हैं ना कि इस इंसान का जो बिहेवियर है वो काफ़ी डेविएंट है, मतलब हम सबसे काफ़ी अलग है, कुछ अनयूजुअल है, कुछ बड़ा ही डिफरेंट है, कुछ बहुत ही एक्सट्रीम वे में बिजार और अजीब सा है. सो दैट इज़ योर डेविएंस. फिर आता है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस का मतलब होता है कोई ऐसा बिहेवियर जो बहुत अनप्लेजेंट हो हमारे लिए या किसी और के लिए, राइट? सो अगर हम एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो एबनॉर्मल बिहेवियर में बी डेविएंट, दैट इज अवे फ्रॉम हाउ वी यूजुअली बिहेव, या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर डिस्ट्रेसिंग हो सकता है उस इंसान के लिए जो एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है, और वो डिस्ट्रेसिंग हो सकता है उन लोगों के लिए भी जो इस इंसान के आसपास हैं. सो डिस्ट्रेस मतलब अनप्लेजेंट टू दैट पर्सन और टू अदर्स हु आर अराउंड दैट पर्सन, राइट? फिर डिसफंक्शन आता है. डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिसफंक्शन, दैट मीन्स फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है. सो एबनॉर्मल बिहेवियर को डिसफंक्शन इसलिए कहा गया है या इसीलिए डिफाइन किया गया है बिकॉज your abnormal behavior interferes with a person's ability to carry out their daily activities. तो हम जो अपने एवरीडे लाइफ में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अपना खाना खाना है, क्लोथ्स पहनने हैं, अपने ऑफिसेज या स्कूल्स या कॉलेजेस में जाना है, वी हैव टू डू आवर होमवर्क और वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. तो ये सारी चीज़ें हमारी है, राइट? तो इन सारी चीज़ों को हम तो ईजिली कैरी आउट कर रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को, बट पीपल हु टेंड टू पोर्ट्रे द सो कॉल्ड abnormal behavior have this dysfunctionality in their behavior. that means कि वो जो abnormal behavior है या वो जो psychological disorder उनको हो रखा है वो उनकी everyday activities में कहीं ना कहीं interfere कर रहा है, right?
एंड लास्टली वी हैव डेंजर. डेंजर का मतलब है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर इंसान कर रहा है, हो सकता है वो उस इंसान के खुद के लिए डेंजरस है या फिर उसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए डेंजरस है. सो जस्ट लाइक डिस्ट्रेस वी ऑल्सो हैव डेंजर. सो दीज आर द 4 Ds विच अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एबनॉर्मैलिटी. तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, राइट. एग्जाम में इस चीज़ पे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू डिफाइन इट, राइट. After that, we are going to study 2 important approaches for distinguishing abnormal and normal behavior. ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ so that it doesn't look messy for all of you, right. चलिए, अब ये जो 2 पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 2 अप्रोचेस हैं जिनकी मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है. सो अगेन दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट. क्लियर कट कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये चीज़ होगा तो ही बिहेवियर एबनॉर्मल होगा या ये पर्टिकुलर फैक्टर्स होंगे तो ही बिहेवियर नॉर्मल होगा. दीज आर जस्ट एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश द एबनॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर. तो पहला वाला है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. तो सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, राइट. सो इफ़ यू नो सोशल नॉर्म्स, आपने कभी सोशियोलॉजी अगर पढ़ी है तो उसमें भी आए होगा ये कॉन्सेप्ट. सोशल नॉर्म्स आर द रूल्स फॉर प्रॉपर कॉन्डक्ट, राइट. तो जो सेड या अनसेड रूल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर डिटरमाइन करता है, राइट. हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं कि यू नो गर्ल्स शुड सिट इन दिस वे, बॉयज शुड बी सीटेड इन दिस वे, या खाना ऐसे खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, किस टाइप का खाना खाना चाहिए, बड़ों से कैसे बिहेव करना चाहिए. अच्छा, इंडियंस हैं तो बड़ों से नमस्ते करके बिहेव करना चाहिए, राइट. सो दीज आर सर्टन सोशल नॉर्म्स दैट सोसाइटीज क्रिएट. ठीक है, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, जो सोसाइटीज क्रिएट करती है कुछ रूल्स हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे कंडक्ट को गाइड करने के लिए. अब ये रूल्स हो सकता है क्लियरली स्टेटेड हो या हो सकता है कि अनस्टेटेड हो बट स्टिल लोग फॉलो कर रहे हो. और सोशल नॉर्म्स कहाँ से ग्रो करते हैं, हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी से, राइट. तो जो सोशल नॉर्म से डेविएट करेगा उस इंसान को बोल दिया जाता है कि भाई ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर पोर्ट्रे कर रहा है या ये तो एबनॉर्मल इंसान है क्योंकि सोशल नॉर्म से डेविएट हो गया, राइट. सो सोशल नॉर्म से डेविएट होना मतलब कि जो कल्चर या सोसाइटी का एक पर्टिकुलर नॉर्म है, एक पर्टिकुलर रूल है, इफ समबडी इज नॉट फॉलोइंग दैट रूल, इफ समबडी इज नॉट conforming to that rule, then that person will be said to having abnormal behavior. और अगर कोई इंसान उन सारे सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता आ रहा है, उन रूल्स को फॉलो करता आ रहा है, तो उस इंसान का बिहेवियर हो जाएगा नॉर्मल. सो आई नो ये बहुत ही ज़्यादा वेग क्लासिफिकेशन है, बहुत ही अजीब सी क्लासिफिकेशन है कि भाई रूल्स फॉलो करोगे तो नॉर्मल हो और रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो एबनॉर्मल हो. बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि हम जिन लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बहुत जज करा जाता है, उनके अराउंड स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट लेट अस स्टे लिमिटेड टू आवर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए निमोनिक बनाया है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, दैट सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर इज़ नॉट इक्वल टू एबनॉर्मल. अगर आप सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर जो है नहीं कर रहे हैं तो आप एबनॉर्मल कहलाएंगे. बट अगर आप सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को कंफर्म कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल कहलाएंगे, राइट. वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल्स, ये जो आप यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं ये इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल है, राइट. क्या एग्जाम्पल है कि भाई देखो सोसाइटी टू सोसाइटी तो वेरी करेगा क्या नॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी यूजुअली यू नो सोसाइटीज़ होती हैं जो कोऑपरेशन और फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट करती है कि भाई मिलजुल के रहना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए, अपने सोसाइटी मेम्बर्स को सपोर्ट करना चाहिए. जैसे कि ये इमेज दिखा रही है दैट बोथ ऑफ देम आर सपोर्टिंग ईच अदर इन अ पर्टिकुलर गेम, राइट. तो ऐसी सोसाइटी अग्रेसिव बिहेवियर को एबनॉर्मल ही देखेगी बिकॉज ये सोसाइटी तो सिर्फ यू नो वैल्यू करती है कोऑपरेशन को, फैमिली वैल्यूज़ को. तो एनीबॉडी हु विल बी डिस्प्लेइंग एन अग्रेसिव बिहेवियर विल बी सीन एज एबनॉर्मल इन दिस सोसाइटी. बट एट द सेम टाइम कोई और सोसाइटी जो अग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करती है, नॉट डायरेक्टली कि चिल्लाने लग जाओ या शोर मचाने लग जाओ, बट अग्रेसिव बिहेवियर इन द सेंस कि जब आप कंपटीशन में हो तो यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू बिकम सेल्फिश. वो बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट, यू हैव टू इवॉल्व.
तो जो सोसाइटी कंपटीशन को वैल्यू करती है वो तो अग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेगी, एंड इन फैक्ट जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है उसको वो सोसाइटी एबनॉर्मल की तरह देखेगी. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट कि एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने की जो लाइंस है, दीज लाइंस आर वेरी वेग. हम कभी भी ये पर्टिकुलर दावे से नहीं कह सकते कि ये चीज़ होगी तो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा और ये चीज़ें होंगी तो नॉर्मल, बिकॉज एबनॉर्मैलिटी की डेफिनेशन कल्चर टू कल्चर, सोसाइटीज टू सोसाइटी, फैमिलीज टू फैमिलीज एंड इवन इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स वेरी करती हैं, राइट. एंड द नेक्स्ट approach on the basis of which we attempt to differentiate between abnormal and normal behavior is कि हमारा जो abnormal behavior होता है वो maladaptive होता है. तो फिर कुछ लोग जो सेकेंड वाली अप्रोच के में बिलीव करते हैं, उन लोगों ने बोला कि abnormality को डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया ये नहीं होगा कि कोई इंसान सोशल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, रादर एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि क्या वो बिहेवियर उस इंडिविजुअल की वेलबींग के साथ इंटरफेयर कर रहा है. तो अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर एक इंडिविजुअल की वेलबींग के साथ इंटरफेयर कर रहा है, उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो बिहेवियर जो है एबनॉर्मल हो जाएगा और मैल एडेप्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो वेलबींग के साथ इंटरफेयर कर रहा है. एंड ओवर हियर वेलबींग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना सर्वाइवल मेंटेन करते रहो, इस दुनिया में रहते रहो. वेलबींग ऑल्सो इंक्लूड्स योर ग्रोथ, कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपनी लाइफ फुलफिलिंग महसूस करो, राइट. दैट इज ऑल्सो व्हाट वेलबींग मीन्स ओवर हियर. तो सेकेंड अप्रोच कहती है दैट इफ एनी बिहेवियर इज इंटरफेयरिंग विद द वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल देन दैट विल बी अ मैलएडेप्टिव बिहेवियर एंड देयरफॉर एन एबनॉर्मल बिहेवियर. बट अगर कोई बिहेवियर उस इंडिविजुअल की वेलबींग के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्मल बिहेवियर, राइट. अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया हो सकता है, काफ़ी लोगों ने अपने क्लासेस में देखा भी हो सकता है, राइट. एग्जाम्पल है कि क्लास में एक बच्चा है और टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझाया और टीचर ने बोला कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है. अब इस बच्चे को मन में कुछ डाउट तो है, बट ड्यू टू एक्सट्रीम शाइनेस एंड सोशल एंजाइटी द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रेज हिज हैंड एंड आस्क द टीचर द क्वेश्चन. तो ये जो बिहेवियर हो गया इस बच्चे का, शाइनेस और सोशल एंजाइटी से इन्वॉल्व बिहेवियर, वो उसके ग्रोथ में, उसके फुलफिलमेंट में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि बच्चा अपना डाउट क्लियर नहीं करेगा तो उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं. तो ग्रोथ एंड फुलफिलिंग कहीं ना कहीं it is interfering with the well-being of the child. So this, according to the second approach, can be termed as a maladaptive way of behaving or an abnormal way of behaving, क्योंकि उसको पूछ लेना चाहिए था. So I am not saying कि this is a set criteria and everybody who faces this has abnormal behavior. No, not at all, right. We all can work on our behaviors. Humanistic school of thought है that views human beings as very positive beings, as full of self actualization potential, and I also believe in that school of thought. हम लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं हमेशा. We can do that self work, we can grow in life, right. So but according to this approach, this is how it is कि अगर कोई confirming behavior है, आप दूसरे लोगों से हाँ बोल रहे हैं even though when you want to say no, तो वो आपके लिए maladaptive है, आपकी well-being में interfere करेगा, तो वो abnormal हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी optimal functioning के साथ interfere कर रहा है. So this is just an introduction to your chapter. ठीक है, आपका जो chapter है उसका एक छोटा सा introduction है ये, कि जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उनको डिफाइन करने का कोई सेट तरीका नहीं है, इसलिए ये 4 Ds दिए गए हैं, डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. ठीक है, और 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम अटेम्प्ट करते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का. डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड एबनॉर्मल बिहेवियर विल बी व्हेन इट इंटरफेयर्स विद आवर वेल-बीइंग और आवर ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, राइट. सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन. Now we move on to a very very important part of your chapter, that is historical background. तो आपके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. देखो, हमेशा से तो ऐसा नहीं है कि बस 21st सेंचुरी में ही मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है या फिर 21st सेंचुरी में ही लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. डिसऑर्डर्स हैव बीन देयर फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम, राइट. और हर सेंचुरी में, हर एक अरेना में उन डिसऑर्डर्स को एक पर्टिकुलर लेंस से देखा जाता था. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन से ज़माने में कैसे डिसऑर्डर्स को व्यू किया जाता था, राइट.
सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट थ्योरी, ठीक है, जब हमारा एंशिएंट टाइम था और जब हम एंशिएंट थ्योरी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द सुपरनैचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस। तो एंशिएंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता था कि एंशिएंट समय में लोग सोचते थे कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय इविल स्पिरिट्स और डेविल, सुपरनैचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस। तो यू नो जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो उसमें कोई आत्मा आ गई, भूत प्रेत आ गया, राइट, कोई उसके अंदर डेविल है इसीलिए वो ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, राइट। So that is what the ancient theory says. So according to ancient theory, abnormal behavior can be explained in terms of supernatural and magical forces, and they believed कि जो evil spirits होती हैं जैसे भूत प्रेत है, शैतान है, devil है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही abnormal behavior होता है। And over here we have one important term which is known as exorcism. Exorcism का मतलब क्या होता है? Removing the evil residing in the individual via counter magic and prayer. That मीन्स कि क्योंकि वो लोग सोचते थे कि भाई इंसान के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ क्योंकि उसके अंदर एक ईवल स्पिरिट आ गई, तो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर ठीक करने का तरीका क्या है? उस ईवल स्पिरिट को मैजिक और प्रेयर की तरीके से, काला जादू जिसे हम बोलते हैं, काउंटर मैजिक, उसके तरीके से उस ईवल स्पिरिट को निकालो और उस इंसान को वापस नॉर्मल, सो कॉल्ड डबल कोटेड नॉर्मल बना दो, राइट। जब भी मैं ये वर्ड नॉर्मल यूज करूंगी, इमेजिन कि डबल कोटेड नॉर्मली है, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट सी ईच अदर फिजिकली राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव डन दैट साइन ऑफ डबल कोटेड, बट या। तो एक्सोर्सिज्म उसी प्रोसीजर का नाम है जिसमें ईवल जो इस इंडिविजुअल के अंदर रिजाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट पीपल, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेयर एंड काउंटर मैजिक, राइट। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट इंसान होता है इस एंशिएंट टाइम में जिसको बोलते हैं शमन या फिर मेडिसिन मैन और ओझा, ठीक है। तीन नाम है, शमन या फिर ओझा, जिनको हम बेसिकली बोलते हैं मेडिसिन मैन। तो ये जो शमन होते हैं, दिस इज अ पर्सन हु इज बिलीव टू हैव कॉन्टैक्ट विद द सुपरनैचुरल फोर्सेस। तो जो सुपरनैचुरल, मैजिकल, शैतान, डेमन्स, भूत प्रेत, ये वाली जो आपकी फोर्सेस होती है, एंशिएंट लोग सोचते थे कि ये जो शमन या ओझा है इनका इन फोर्सेस के साथ कांटेक्ट होता है, और क्योंकि इनका इन फोर्सेस के साथ कांटेक्ट होता है तो ये एक्सोर्सिज्म कैरी आउट कर सकते हैं और इंसान को एबनॉर्मल से सो कॉल्ड नॉर्मल बना सकते हैं। सो दिस वाज योर एंशिएंट अप्रोच। एंशिएंट समय में एबनॉर्मल बिहेवियर को भूत प्रेत, मैजिकल फोर्सेस, सुपरनैचुरल के उसमें देखा जाता था, राइट। आफ्टर दैट वी हैव द बायोलॉजिकल और द ऑर्गेनिक अप्रोच। थोड़े समय बाद लोगों में थोड़ा सा ज्ञान आया बायोलॉजी का कि भाई जो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहे हैं उसमें बायोलॉजी का भी कुछ रोल हो सकता है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बिलीव किया जाता था कि इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज देयर बॉडीज एंड ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सो इस वाले अप्रोच में क्या कह दिया सीधा सीधा कि भाई अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, कोई स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो बॉडी है और उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और बॉडी और ब्रेन के बीच का जो लिंक है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है। तो बॉडी ब्रेन का जब लिंक डिस्टर्ब होता है तो मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है। दिस इज व्हाट द बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच बिलीव्ड इन। याद रखना इजी है। देखो पहली अप्रोच थी एंशिएंट अप्रोच। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि सुपरनैचुरल, मैजिकल फोर्सेस हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह है, कारण है, राइट। बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक अप्रोच है, नाम में ही आपको आंसर मिल रहा है बायोलॉजिकल, तो हमारा बॉडी और ब्रेन का लिंक कुछ डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए एबनॉर्मल बिहेवियर है। आफ्टर दैट वी हैव द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या सोचती थी कि हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, वो इसीलिए होती है बिकॉज द वे इन विच पीपल थिंक, फील और परसीव, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई इनएडिक्वेसी है। सो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, साइकोलॉजी जहां आ गई, हमारे पास लोगों की बात आ गई, राइट। वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, वी टॉक अबाउट द वे दे थिंक, द वे दे फील, द वे दे सी द वर्ल्ड, द वे दे बिहेव। जब लोगों के फील करने में, परसीव करने में, थिंक करने में कोई इनएडिक्वेसी, कोई कमी, कोई दिक्कत आने लग जाती है तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोच सेज, राइट। एंड देन यू हैव दिस ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में क्या हुआ था कि फिलोसोफर्स एंड फिजिशियंस थे ग्रीस के, राइट। द फिलोसोफर्स एंड फिजिशियंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस, उसमें कौन कौन थे? हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड मेनली प्लेटो। इन तीनों लोगों ने मिलकर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच जो है वो डेवलप करी थी। सो ये नाम आपको याद रखना है, कौन कौन है? हिपोक्रेट्स है, सोक्रेट्स है, मेनली आपका प्लेटो है, राइट। ऑल ऑफ दीज पीपल टुगेदर डेवलप दिस ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। और ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के अकॉर्डिंग दे व्यू डिस्टर्ब्ड बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमोशन एंड रीजन। इमोशन एंड रीजन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यू आर फीलिंग समथिंग एल्स
बट यू आर सेइंग समथिंग एल्स, राइट। तो जब वो डिसोनेंस आ जाता है उन दोनों के बीच में, इमोशन और रीजनिंग के बीच में, देन हमारा डिस्टर्ब बिहेवियर या फिर सो कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट होता है अकॉर्डिंग टू द पीपल हु बिलीव इन ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। And then within your organismic approach, we have two more people whom we have to discuss about. One is your Galen, right? Galen ने क्या किया था? Role of four humors. So Galen basically elaborated on the role of four humors. तो Galen क्या सोचते थे कि हमारी जो पूरी की पूरा अर्थ बना हुआ है वो किस चीज़ से बना है? पानी से, वाटर से, फायर से, एयर से, राइट? इन सारी चीज़ों से बना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं और ये फोर ह्यूमर्स बनाते हैं। अब ये मजाक वाला ह्यूमर नहीं है, ये बॉडीली फ्लूइड्स हैं। व्हाट आर दीज फोर ह्यूमर्स? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम। और हर एक इंसान में ये ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट विच एवर इज इन डोमिनेंट अमाउंट वो उसकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर ब्लैक बाइल डोमिनेंट अमाउंट में है तो ब्लैक बाइल विल रूल माई पर्सनैलिटी टाइप और मेरी पर्सनैलिटी उससे इन्फ्लुएंस होगी। दिस इज वॉट गेलन सेड, आई एम नॉट सेइंग दिस, राइट। तो ये गेलन ने कहा था एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि अगर इन ह्यूमर्स जो चार हमारे ह्यूमर्स हैं इनको इम्बैलेंस हो गया, कोई ऊपर नीचे हो गया किसी का अमाउंट या क्वांटिटी, तो क्या हो जाता है हमारा? तो फिर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। अब ये जो हमारे फोर ह्यूमर्स हैं गेलन ने दिया था, इसी से रिलेटेड हमारा इंडियन नोशन भी है। इंडियन नोशन इस चीज का त्रिदोषा, तो इंडिया में भी इस चीज पर डिस्कशन हो चुका है अबाउट द त्रिदोषास विच आर वत, पित्त एंड कफ, कि हम सारे इंडिविजुअल्स में ये तीनों त्रिदोषास प्रेजेंट होते हैं। विच एवर इज इन द डोमिनेंट वन, सपोजिंगली मेरे अंदर अगर पित्त बहुत ज़्यादा है तो वो मेरी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करेगा, और इनमें अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इंडिया के जो आयुर्वेदिक और अथर्व वेद है उनके अकॉर्डिंग ये त्रिदोषास का नोशन दिया गया है। सो आई होप इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी तक क्लियर है, राइट। हमने सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस की बात की जो एंशिएंट अप्रोच के अकॉर्डिंग है, बायोलॉजिकल अप्रोच की, साइकोलॉजिकल अप्रोच की, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच की, विद इन विच वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इंडियन नोशन एंड द नोशन गिवन बाय गेलन विच आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके समझा दिया, राइट। So this is how gradually we are moving forward, ठीक है। धीरे धीरे हम जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर उसकी डेफिनेशन के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं। डिफरेंट फेजेस एंड एराज में उसको डिफरेंट अप्रोचेस से देखा गया, डिफरेंट लेंस से देखा गया। सो आफ्टर दिस वी कम टू मिडिल एजेस। हमने एशियन समय का डिस्कस कर लिया। अब जो मिडिल एजेस थी उसमें क्या हुआ? उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा दिखा गया? तो इवन वो हमारा जो एंशिएंट समय था उसमें डेमोनोलॉजी पहले थी, लेकिन ग्रेजुअली हम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अप्रोच के टूवर्ड्स जा रहे थे। बट एज सून एज मिडिल एजेस केम, दिस डेमोनोलॉजी, सुपरस्टिशन, ये वापस इंपॉर्टेंस गेन करने लगा। वापस से लोगों को लगने लगा कि जिन लोगों का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है उनके अंदर कोई डीमन, कोई शैतान आ जाता है और ये सारी चीज़ें काउंटर मैजिक से ही ठीक हो सकती हैं, राइट। तो वो इन चीज़ों को यूज़ करके एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने लगे। एंड ड्यूरिंग द मिडिल एजेस वन ऑफ द हाईलाइट्स इज कि बहुत सारे विच हंट्स किए गए थे, राइट। विच हंट्स मतलब कि जिन लोगों के ये एबनॉर्मल बिहेवियर थे उन लोगों को विचेस सोचा जाता था क्योंकि उनके अंदर डीमंस होते थे, तो उनको पकड़ पकड़ के दे वर हंटेड डाउन एंड उनको कैद करके किसी जगह पे रखा जाता था टिल द टाइम दे डिड नॉट रिकवर। सो दिस वाज अ मेजर हाईलाइट ऑफ मिडिल एजेस, राइट। और मिडिल एजेस में एक इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है सेंट ऑगस्टीन। जब आप नोट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये नाम हाईलाइट होकर दिख जाएगा। तो सेंट ऑगस्टीन ने एक्सटेंसिवली लिखा था अबाउट द फीलिंग्स, अबाउट द मेंटल एंग्विश एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट पर्सन विद एबनॉर्मल बिहेवियर माइट बी फेसिंग। तो मिडिल एजेस में वापस ये एंशिएंट की शुरुआती दौर वाली चीजें इंपॉर्टेंस गेन करने लगी। बट देन केम द रेनेसेंस पीरियड व्हिच इज अ मेजर हाईलाइट, ठीक है। रेनेसेंस पीरियड में एक इंक्रीज्ड ह्यूमैनिज्म हुआ और क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर। तो रेनेसेंस पीरियड में पीपल वर इंक्रीजिंगली ह्यूमैनिटेरियन। उन्होंने ह्यूमंस देखे ना कि विचेस, ठीक है। जो लोग एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे उनमें ह्यूमंस को देखने की कोशिश करी गई, उनके बिहेवियर ऐसा क्यों है उसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई लोगों को। एंड ओवर हियर अ पर्सन नेम्ड जोहान वेयर, ही एम्फसाइज्ड द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and the disturbed interpersonal relations as the causes of abnormal behavior। तो जोहान वियर ने बोला कि जो हमारे abnormal behavior होते हैं, psychological disorders होते हैं, these are because उस इंसान के जो relations हैं दूसरे लोगों के साथ या खुद के साथ वो disturbed हैं, कोई ना कोई psychological conflict उस इंसान को हो रहा है। And जोहान वियर also emphasized on medical treatment कि भाई
जिन लोगों का नॉर्मल बिहेवियर है उनको सुपरस्टिशन, काउंटर मैजिक, और इस सारी चीजों से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. दे शुड बी ट्रीटेड मेडिकली बिकॉज़ दे आर मेडिकल डिसऑर्डर. सो दिस वाज रेसेस पीरियड, द फर्स्ट टाइम व्हेन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वर viewed through a humanitarian lens. And after that वो बहुत चाहिए because then we have the age of reason and enlightenment. Age of reason and enlightenment basically 17th और 18th century का एज है जिसमें साइंटिफिक मेथड्स ने फेथ को रिप्लेस कर दिया. तो शुरुआती दौर पे जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं एंशिएंट वेज में, मिडिल एजेस में सारे लोग बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डिफाइन करे थे ऑन द बेसिस ऑफ सुपरस्टिशन, फेथ, काउंटर मैजिक, मैजिक, डीमंस, राइट. बट 17th और 18th सेंचुरी में उन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक मेथड ने, साइंस ने. सो नाउ साइंटिफिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, राइट. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो हुई थी वो थी रिफॉर्म मूवमेंट. रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हुआ था कि जिन लोगों को डिसऑर्डर्स थे उनके लिए कंपैशन आ गया था लोगों के मन में, राइट. पीपल हैड अ लॉट ऑफ कंपैशन, अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर हेल्पिंग. वो हेल्पिंग फीलिंग आ गई थी, कंपैशनेट हो गए थे लोग उन लोगों की डिसऑर्डर था. ऑल्सो जो असाइलम थे, असाइलम्स मतलब जहाँ पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सच लोग हैं उनका ट्रीटमेंट होता था. जो असाइलम्स यूरोप में थे और अमेरिका में थे उनका रिफॉर्म हुआ. सो नाउ दे वर नो लॉन्गर जेल्स, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लगे थे. एंड हाईलाइट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट वाज डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन. डीइंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है? So it was basically placing an emphasis on providing community care for the recovered mentally ill individuals. तो जो mentally ill individuals recover हो चुके थे और asylum से बाहर निकल के अब society में आने के लिए ready थे, उनके लिए कम्युनिटी केयर कैसे प्रोवाइड की जाए उस पर फोकस था. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ठीक है हमारा ट्रीटमेंट हो गया एंड नाउ वी आर रेडी टू कम बैक टू द सोसाइटी, बट सोसाइटी में जो लोग हैं वो अब भी हमें उसी नज़रिए से देखेंगे कि अरे इसको तो ये डिसऑर्डर था, अरे अरे इससे दूर बच के रहो, राइट. So that again pushes the person back into that whole vicious cycle of mental disorder. So that is why it is very important कि ट्रीटमेंट के बाद जब इंसान कम्युनिटी में आए तो कम्युनिटी केयर पे भी फोकस किया जाए, उस इंसान को सोसाइटी में वापस रीस्टैब्लिश करने में हेल्प की जाए. एंड दैट वाज द मेन फोकस ऑफ डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, राइट. एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट द रिसेंट ईयर्स कि अब आजकल का जो हमारा एरा चल रहा है उसमें क्या है, इन सारी अप्रोचेस का कन्वर्जेंस हो गया. तो अभी तक हमने जो भी अप्रोचेस पढ़ी, कुछ अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हमारा मेडिकल कॉज मतलब बायोलॉजिकल कॉज था मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का, कुछ अप्रोचेस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल कॉज था, कुछ अप्रोचेस के अकॉर्डिंग सोशल कॉज था कि भाई हमारे रिलेशंस डिस्टर्ब हो गए हैं लोगों के साथ. तो रिसेंट ईयर्स में इन सारी अप्रोचेस को कंबाइन करके एक अप्रोच बना दी है बायो साइको सोशल अप्रोच, कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन will develop a psychological disorder or not. उसकी biology भी, उसके psychological factors भी और social factors भी, right. All of them influence the expression as well as the outcome of a psychological disorders. So this was your entire historical background. एक बार फिर से फटाफट glance through कर लो. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है. कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछो, राइट. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये रिफॉर्म मूवमेंट और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, राइट. नाउ वील मूव ऑन टू अनदर थिंग दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अब देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोई एक ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसको पढ़ के चलो हो गया जी हमारा काम, राइट. बहुत सारे हैं. सो देयरफॉर वी नीड टू क्लासिफाई इट. ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड. और क्लासिफिकेशन यूजफुल क्यों है? ये 3 कारण है राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. वैसे ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस की बात भी है कि क्यों इंपॉर्टेंट होगी क्लासिफिकेशन, कि भाई जो डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आर्ट थेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, देयर आर सो मैनी अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें अबाउट द डिसऑर्डर ईजिली, ठीक है. तो जो भी डिसऑर्डर है जिसके बारे में बात करनी है वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कर देंगे तो. सेकेंडली इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. एंड लास्टली इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस दैट विल बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एज वेल एज मेंटेनेंस. तो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? डेवलपमेंट मतलब कोई भी डिसऑर्डर कैसे डेवलप होकर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया,
और मेंटेनेंस मतलब कि अगर एक बारी वो डिसऑर्डर हो गया तो विद टाइम वो मेंटेन कैसे हो रहा है, हाउ इज इट कंटिन्यूइंग इन दैट इंडिविजुअल, ठीक है, वो कैसे डिसऑर्डर की तरह मेंटेन हुए जा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो बायोलॉजी में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, विद इन एनिमल किंगडम ऑल्सो वी हैव सो मैनी क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम के अंडर भी कितनी सारी क्लासिफिकेशन है। क्यों करते हैं? ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए कि कौन से स्पीशीज़ हैं जो आपस में बॉटनिस्ट बात करते हैं या बायोलॉजिस्ट जो आपस में बात करते हैं, उनके लिए इजी हो जाए बात करना, रेफर करना किसी भी चीज़ को। सिमिलरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि वर्ल्ड वाइड एक डिसऑर्डर को उसी नाम से जाना जाए एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ओके दिस डिसऑर्डर मीन्स दिस सिम्टम्स एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, right? So for that reason there are two organizations, one is your American Psychological Association and the other one is World Health Organization. So American Psychological Association, जिसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में APA भी बोल दिया जाता है, right? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिया है DSM, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये DSM जो है डिस्क्राइब करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को और क्लासिफाई भी करता है इनटू व्हाटएवर क्लासिफिकेशंस आर देयर। सो दिस DSM it has been given by American Psychological Association। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है नाउ ऑल्सो एंड अगर आप आगे अपना फ्यूचर साइकोलॉजी में देखते हैं देन ऑल्सो, राइट? एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया है विच इज ICD, दैट इज योर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। सो व्हाट डज दिस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस डू? तो ये जो ICD है ये इंडिया में भी यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड में भी यूज़ किया जाता है वास्टली, एंड हर एक डिसऑर्डर के लिए इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन होता है कि उस डिसऑर्डर का मेन क्लिनिकल फीचर क्या है, सिम्टम्स क्या हैं जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इस इंसान में ये डिसऑर्डर हो सकता है, राइट? और डायग्नोस करने के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं ICD में। सो करेंटली DSM-5 आ चुका है, DSM-5 वर्जन चल रहा है और DSM-6 भी जल्द ही आने वाला है और ICD-10 हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, बट एक रिवाइज्ड वर्जन जो कि है ICD-11 भी आ चुका है, राइट? ICD-11 भी आ चुका है। सो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब आज के लिए जो लास्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी बहुत लंबे समय तक आपको लेक्चर नहीं देने वाली हूँ मैं, राइट? एंड आई होप आप लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो में हैं, क्योंकि काफ़ी बार मुझे लगता है कि शुरुआत के 2 मिनट देख के यू जस्ट बैक आउट एंड टेक द नोट्स, ठीक है? पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, तो मेक श्योर गाइज यू डू वॉच द इंटायर वीडियोस। बहुत एफर्ट जाता है वीडियो क्रिएट करने में, PPT बनाने में, नोट्स बनाने में, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने में। सो आई होप कि आप लोगों को इन वीडियोस से कुछ बेनिफिट हो रहा है, राइट? यहाँ तक अभी तक मेरे साथ हो तो डू गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सो दैट आई नो कि ठीक है यहाँ तक तुम लोग हो, राइट? तो ये जो टॉपिक है ये हम आज लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बाकी चीज़ें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो द फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच वी कैन हैव एबनॉर्मल बिहेवियर? तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वी हैव बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एक थोड़ी अलग चीज़ है, बट बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल हो सकते हैं। सो दैट इज योर बायो साइको सोशल अप्रोच, ठीक है? अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंडर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फॉल्टी जीन्स, endocrine imbalances, malnutrition, injuries that may interfere with the normal functioning of human body। तो अगर हमारा जो हेरिडिटी है, हेरिडिटरी की वजह से हमने फॉल्टी जीन्स अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ले लिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से ले लिए, तो जीन्स की वजह से भी कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी बहुत ज़्यादा एविडेंस है इस चीज़ का कि हेरिडिटी की वजह से हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कोई चाइल्ड जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई सीरियस इंजरी हो गई है तो वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के साथ इंटरफेयर कर सकती है, राइट?
तो हमारे जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उनका एक बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस डेफिनेटली हो सकता है. देन देयर कैन ऑल्सो बी एबनॉर्मल एक्टिविटी बाय सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाएं तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, GABA. ठीक है, गाबा मीन्स गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है. अगर इसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाए, दैट मीन्स गाबा अगर लो अमाउंट में प्रोड्यूस हो, कम गाबा प्रोड्यूस हो, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के टूवर्ड्स एक प्री डिस्पोजिशन इंसान का हो सकता है. राइट. डोपामीन एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है. डोपामीन की अगर एक्सेस एक्टिविटी हो जाए, दैट मीन्स अगर एक्सेस में डोपामीन रिलीज हो जाए तो स्कीजोफ्रेनिया के टूवर्ड्स इंसान डिस्पोज हो सकता है, प्री डिस्पोज हो सकता है. राइट. एंड देन देयर इज अनदर न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड सेरोटोनिन. इफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट्स इन अ बॉडी, देन इट कैन प्री डिस्पोज द पर्सन टू डिप्रेशन. सो सी, ये सारे एविडेंस बेस्ड चीजें हैं, मैं मन में बना के नहीं बोल रही हूँ. राइट. तो एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर न्यूरोट्रांसमीटर की होगी तो वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के टूवर्ड्स हमारे को प्री डिस्पोज कर सकते हैं. प्री डिस्पोज का मतलब क्या है कि हमने अभी तक डेवलप नहीं किया पर हम डेवलप कर सकते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है तो यू हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल. तो सिमिलरली इज द पैटर्न ऑफ प्री डिस्पोजिशन ऑफ psychological disorders also. Secondly, we have the psychological factors that underlie abnormal behavior. Psychological factors में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? Maternal deprivation है, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, फैमिली, सिवियर स्ट्रेस अगर कोई इंसान फेस कर रहा है तो दीज थिंग्स कैन रिजल्ट और कैन प्री डिस्पोज द पर्सन टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. राइट. तो विद इन योर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वी हैव सर्टेन मॉडल्स. जैसे हमारा साइकोडायनामिक मॉडल है. साइकोडायनामिक मॉडल हैज बीन गिवन बाय फ्रॉइड. एंड साइकोडायनामिक मॉडल में फ्रॉइड के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है या फिर नॉर्मल बिहेवियर होता है, बोथ ऑफ दीज बिहेवियर्स आर डिटरमाइंड बाय सर्टेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो इंसान के अंदर ही होते हैं बट द पर्सन इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दोज फैक्टर्स. तो देखो, जब भी हम फ्रॉइड की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अनकॉन्शियस थिंग्स, है ना. अनकॉन्शियस चीज़ों की बात करते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्रॉइड. तो इसीलिए जो आपकी साइकोडायनामिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भी फ्रॉइड कहता है कि जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है वो इंसान की विद इन ही होता है एंड द पर्सन इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ वॉट दे आर डूइंग. तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन योर इंटरनल फोर्सेस. तो आपकी इंटरनल फोर्सेस में कुछ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. दिस इज व्हाट साइकोडायनामिक मॉडल सेज. बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है कि बिहेवियरल मॉडल कहता है कि भाई देखो, नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो, वो दोनों ही बिहेवियर्स हम लर्न करते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व करके या फिर डायरेक्टली हमें सिखाए जाते हैं, कैसे भी हो, बट वी लर्न दोज बिहेवियर्स. राइट. एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हम मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग सीख लेते हैं, ऐसे वेज ऑफ बिहेविंग जो हमारी वेलबींग के लिए हार्मफुल हैं. एंड लर्निंग किन किन तरीकों से हो सकती है? लर्निंग कैन बी बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, वाइकेरियस लर्निंग. वाइकेरियस लर्निंग मतलब बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि किसी और को डरते हुए देख के हमारे अंदर भी वो एंग्शियस रिस्पॉन्स आ गया. ठीक है, कोई और डॉग से डर रहा था, एंग्शियस हो रहा था, हमने उस इंसान को डरते हुए एंग्शियस होते हुए देख लिया तो हमारे अंदर भी वो ही रिस्पॉन्स आ गया डॉग को देख के. सो दैट इज योर बिहेवियरल मॉडल. तो साइकोडायनामिक फ्रॉइड का मॉडल कहता है कि भाई इंटरनल फोर्सेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है इसीलिए एबनॉर्मल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. बिहेवियरल मॉडल कहता है कि भाई हम जो मैल अडेप्टिव वेज हैं बिहेविंग के वो लर्न कर लेते हैं, इसीलिए हमारी वेलबींग के साथ इंटरफेरेंस हो जाती है और हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के टूवर्ड्स प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है.
अब कॉग्निटिव मॉडल क्या कहता है? कॉग्निटिव मॉडल कहता है कि हमारा जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इरैशनल वे में सोचते हैं, मतलब समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम रियलिटी। हम सही तरीके से नहीं सोचते, इनएक्यूरेट थॉट्स और अजम्पशंस अपने मन में ओवरथिंक करते रहते हैं, इलॉजिकल वेज में हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर देते हैं, तो उस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंड लास्टली ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल में जो ह्यूमनिस्ट्स हैं वो सोचते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो एक नेचुरल टेंडेंसी के साथ बॉर्न हुए हैं, नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली विद एवरीवन, टू बी कोऑपरेटिव, टू बी कंस्ट्रक्टिव। तो इसीलिए ह्यूमंस तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के टूवर्ड्स ही डेवलप होते हैं। बट अगर उनके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे तत्व आ जाएं जो उनके उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ब्लॉकेज क्रिएट करे, देन इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव कि फ्रॉम बर्थ हमारे पास टोटल फ्रीडम है कि हम हमारी एग्जिस्टेंस को मीनिंग देना चाहते हैं या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, राइट? तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ को मीनिंग दे देते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग दे देते हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बट दोज हु अवॉइड that responsibility of giving meaning or sense of meaning to their life, they lead a life that is full of voids, ठीक है? एक incomplete life, एक insatisfactory voidful life वो lead करते हैं। तो ये आपके psychological models हैं। Psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic, existential भी आपको पता होने चाहिए इसके अंदर। नोट्स में मैंने थोड़ा और elaborate करके लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको वर्बली वैसे समझा दिया विद एग्जाम्पल्स, तो आई होप आपको वैसे क्लियर हो जाना चाहिए। बट 1% भी कहीं डाउट है तो मेक श्योर यू ऑल्सो गो थ्रू द नोट्स, राइट? फिर हमारे सोशियो कल्चरल मॉडल्स या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि वॉर एंड वायलेंस। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड है वॉर जैसी सिचुएशंस में, वायलेंस से, ग्रुप प्रेजुडिस फेस कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, या बहुत रैपिड कोई सोशल चेंज हो रहा है उसके अराउंड इन्वायरमेंट में, फैमिली स्ट्रक्चर्स में कोई इशू है, सोसाइटियल कंडीशंस में कोई इशू है, कोई लेबलिंग कर रहा है, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऑल्सो अ पर्सन कैन बी प्री डिस्पोज्ड टू डेवलपिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो यूजुअली द पीपल हु लैक सोशल सपोर्ट या जो लोग बहुत आइसोलेटेड होते हैं वो ज़्यादा लाइकली होते हैं टू बी डिप्रेस्ड देन दोज हु हैव गुड फ्रेंडशिप्स एंड गुड सोशल सपोर्ट, राइट? सो दीज आर योर 3 मेजर फैक्टर्स। बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशियो कल्चरल है। फिर एक चीज़ हमें पढ़नी है जो है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फॉर दी एक्सप्लेनेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड द रूट कॉजेज एंड क्यों वो होते हैं, राइट? तो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप when a diathesis is set off by a stressful event or situation। अब diathesis क्या होता है? आप पूछोगे भाई diathesis क्या है? Diathesis is a biological predisposition to a disorder, ठीक है? कि अगर हमने faulty genes अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या किसी भी फैमिली ट्री में किसी भी मेंबर से faulty genes inherit कर लिए हैं तो that will create a biological predisposition for us to develop the disorder। तो अगर हमारे पास वो diathesis है यानी कि हम अगर बायोलॉजिकली ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड हैं किसी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए और उसके साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी स्ट्रेसफुल है और बहुत अच्छा नहीं है, तो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, राइट? सो बेसिकली जहाँ पे हमने बायोलॉजिकल फैक्टर अकेले पढ़े, साइकोलॉजिकल फैक्टर अकेले पढ़े, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अकेले पढ़े, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके बोलता है कि अगर हमारी बायोलॉजी में कोई एरर है यानी कि हमने फॉल्टी जीन्स इनहेरिट कर लिए हैं तो हम ऑलरेडी देखो प्रीडिस्पोज हो गए वो डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए, प्लस उसके साथ साथ अगर हमारा इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकली या सोशियो कल्चरली हमारे लिए स्ट्रेसफुल है तो फिर हम और ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो गए टू डेवलप दैट डिसऑर्डर, ठीक है? एंड ये जो आपका डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है, अच्छा साइकोडायनामिक मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? साइकोडायनामिक मॉडल क्या था? साइकोलॉजिकल मॉडल ही था। बिहेवियरल मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉग्निटिव मॉडल और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये चीज़ डिस्कस्ड है। हाँ, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल जो है
उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. दिस मॉडल हैज 3 कंपोनेंट्स. ये तो देखो आप समझ गए, डायाथिसिस का मतलब है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, और उसके साथ साथ अगर आपको इन्वायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशन भी हो जाए तो आपका क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप. ठीक है, और इसमें 3 फैक्टर्स या 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, डायाथिसिस और अ बायोलॉजिकल एबरेशन शुड बी प्रेजेंट. ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एबरेशन और डायाथिसिस विच इज यूजुअली इनहेरिटेड, ये चीज होनी चाहिए. ठीक है, सेकेंडली ये जो डायाथिसिस है आपके पास, यानी कि बायोलॉजिकल एबरेशन, दैट मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप द डिसऑर्डर. तो उस डायाथिसिस की वजह से या फिर उस बायोलॉजिकल एबरेशन की वजह से आप एट रिस्क हो गए टू डेवलप अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, राइट, एट रिस्क या फिर प्री डिस्पोज्ड. This is your second component. The third component is presence of pathogenic stressors. Pathogenic stressors क्या होते हैं, ऐसे stressors जो environment में present हो और आपके disorder के development को trigger करने के लिए ready हो, राइट. कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने फॉल्टी जीन ले लिया, इनहेरिट हो गया, उसके पास डायाथिसिस है टू डेवलप डिप्रेशन, सो दैट पर्सन इज एट रिस्क टू डेवलप डिप्रेशन, डिप्रेसिव, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, राइट, और वो प्री डिस्पोज्ड है टू डेवलप दिस डिसऑर्डर. उसके साथ साथ पैथोजेनिक स्ट्रेसर क्या हो गए कि दैट पर्सन लैक्स सोशल सपोर्ट, दैट पर्सन फील्स वेरी आइसोलेटेड, दैट पर्सन हैज टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो ये सारी चीजें मिलके बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी प्लस आपके सोशियो कल्चरल फैक्टर्स डिसऑर्डर में रिजल्ट हो सकते हैं. दिस इज व्हाट डायाथिसिस स्ट्रेस मॉडल बेसिकली विशेस टू से, राइट. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो, बट पार्ट 2 के लिए आप लोग स्टे ट्यून रहना, राइट. इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट वी हैव, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, ओसीडी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड जो नोट्स हैं वो आपको नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड नोट्स मैंने सिर्फ उतने ही प्रोवाइड किए हैं आज जितना हमने पढ़ा है, तो मेक श्योर आपने पूरी वीडियो ध्यान लगा के सुन ली, समझ ली, और अब उन नोट्स से एक बारी आप ग्लांस थ्रू गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि क्या आपने पढ़ा है और क्या आपके एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक से जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें क्या है, राइट. दैट विल हेल्प यू टू रिटेन एवरीथिंग बेटर. सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई होप आपको वीडियोज़ यूजफुल लगती हैं तो डू शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब, लाइक, बेल बटन, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी. इच्छा हो तो यू मे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट्स इट. हैव अ वेरी गुड डे एंड स्टडी वेल, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. आई विल मीट यू टुमारो विद पार्ट 2.